Hello students, we are starting MCQ based on case scenario. So in this lecture we will start MCQ for financial reporting CA final. तो फर्स्ट लेके सी कि किस टाइप के आपके MCQ आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। तो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने अभी एक RTP इशू की है और मई 2024 इस पर 2 सिनेरियोस आपको मेंशन किए हैं। यू कैन सी फर्स्ट सिनेरियो में आपके 3 क्वेश्चंस आपको हैं। नंबर 1 रिलेटेड विद इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांटिंग इक्विपमेंट। सेकंड क्वेश्चन है आपका इंड AS 37 और थर्ड है आपका इंड AS 7 विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर इनके बेस पर आपको 5 MCQ मिलेंगे। इसी तरीके से सेकंड सिनेरियो है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंड AS 27 एंड इंड AS 110। सेकंड है आपका इंड AS 109 एंड थर्ड है इंड AS 28, फोर्थ है इंड AS 150। तो इट मीन्स मेन जो MCQ हैं एक ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंड AS है। तो इट मीन्स MCQ के लिए पहले आपकी परफेक्शन होनी चाहिए इंडिविजुअल इंड AS में। तो देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट गिव क्वेश्चन फ्रॉम MCQ। तो MCQ के हैं सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको डिफरेंट स्टैंडर्ड से हमने कंबाइन कर दिया है। तो इट मीन्स तो पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे RTP में जो आपके 2 केस सिनेरियो हैं। फिर मेरा पर्पज़ ये कि जो भी इंड AS है 1 बाय 1 हम उनके डिफरेंट MCQ डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे हम इंड AS में और इसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फुल सिलेबस भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इट मीन्स MCQ क्या है आपका फुल सिलेबस है। तो आप यदि MCQ कर लेते हैं तो समझो पूरा सिलेबस भी आपका रिवाइज हो गया विद इन शॉर्ट टाइम में। तो स्टार्ट करके देखो जो RTP 1 में नंबर 1 आपका केस सिनेरियो है जिसमें आपकी 3 क्वेश्चन हैं इंड AS 16, इंड AS 37 एज वेल एज इंड AS 7। इस केस सिनेरियो में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। सो एफए लिमिटेड इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड इंजन्स एंड सेल्स देम टू लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज so like Boeing and Airbus industries flowing at the details of some of the transactions entered into by the company। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड है इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसमें आपको देखो मेंशन किया है ऑन 1 अप्रैल 2002 द कंपनी बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्शन लाइन इन इट्स एयरक्राफ्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग शेड। कोस्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन लाइन आ रहा है जो फॉलो। कंपनी ने एक प्रोडक्शन लाइन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, उसकी कॉस्ट आपको दी है रुपीज़ लैक्स में। सो कॉस्ट को बेसिक मटेरियल लिस्ट प्राइस है 12.5 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड दिस इज गिवन 10 लैक्स। रिकवरेबल GST है आपका बट नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 मंथ्स टिल 30 जून। अगर ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन आपको मेंशन किए हैं। पेमेंट्स टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन इज गिवन एंड एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग एंड रीस्टोरेशन जो कॉस्ट होगी आपकी जिसे जो गिवन है। So can it given get production line took 2 months to get ready and use and was brought into use on 31st May। The other overheads were incurred during 2-month period ended 31st May and they included an abnormal cost of rupees 0.3 lakhs caused by major electrical fault। The production line is expected to have a life of 8 years. After 8 years, it will be required to dismantle the plant in a specific manner and restore its location to an acceptable standard। The amount of rupees 2 lakhs included in cost estimate is the amount that is expected to be incurred at the end of useful life of a production line। तो आपको प्रोडक्शन लाइन को डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है आपकी 2 लाख। ये होगी आपकी आफ्टर 8 ईयर्स। फिर आपको अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट दिया है 5%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है आपका 5% फॉर 8 ईयर्स इज 0.68। So 4 years after being brought into use, production line will require a major overhaul to ensure that it generates economic benefits for the second half of its useful life। फिर एक आपको उसमें मेजर ओवरहॉल भी करना है जिसकी लाइफ आपकी है 4 ईयर्स। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवरहॉल एट करंट प्राइस इज 3 लैक्स। तो इतनी जो कॉस्ट को प्रोडक्शन लाइन में इंक्लूड है जो ओवरहॉलिंग अपनी करनी है उसकी कॉस्ट आपको दी है प्रेजेंटली 3 एंड नो इम्पेयरमेंट होगा प्लांट अकल बाय 31st मार्च 2003 और कोई इसमें इम्पेयरमेंट नहीं है। तो अब आप देखिए इसके बेस पर आपको 3 MCQ हमें मेंशन किए हैं। नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नीड टू बी कैपिटलाइज इन डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन। सेकंड आप देखिए आपको मेंशन किए हैं कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन टू बी कैपिटलाइज इनिशियली ऑन 31st मई। तो जो प्रोडक्शन लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट अपनी कैपिटलाइज करनी है एज ए प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट।
So third we are asking compute amount to be चार को स्टेटमेंट को P&L विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्शन लाइन, कितना P&L में चार करेंगे हम इस साल में 2002 से 3 के एंड में, एंड द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैरी टू बैलेंस शीट, और जो प्रोविजन आपका है डिसमेंटलिंग का उसका कितना अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ ईयर है। इट मीन्स ये फुल क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू इंक AS 16। तो पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर ये इनके MCQ हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसकी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसका नेम है प्रोडक्शन लाइन। उसमें देखिए आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन दिस इज ऑन 1 अप्रैल से 2002। और आपको ये भी मेंशन किया है गेट दिस प्रोडक्शन लाइन विल बी रेडी टू यूज ऑन 31 मई, और ये रेडी टू यूज़ हो जाएगी आपकी 31 मई 2002। तो इट मीन्स आपका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है दिस इज ओनली 2 मंथ्स। ये 2 महीने में जो भी एक्सपेंस होंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, और कुछ आपके नॉर्मल एक्सपेंसेज हैं वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। और ऐसे इसमें आपको मेंशन किया है GST रिकवरेबल है, जिसका इनपुट टैक्स सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो लेट अस से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ PPE। नंबर 1 देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स आ जाएंगे, रुपीज़ आपके लैक्स में चल रहे हैं, तो लेट अस राइट रुपीज़ इन लैक्स। तो कॉस्ट ऑफ PPE में आपको इंक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल, इसकी कॉस्ट है आपकी ₹10 लैक्स। फिर आपको मेंशन किया है GST जो रिकवर होगा, और ये इंक्लूड नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आपको मेंशन किया है एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन के स्टाफ की अप टू 30 जून जिसे 1.20 लैक्स है, तो ये 30 जून तक है। तो इट मीन्स आपको लेनी है 1.20, पर हमारा पीरियड है ओनली 2 मंथ्स, तो इसको कर लीजिए 2/3। तो दिस इज फॉर 3 मंथ्स, वट विल बी फॉर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स की जो स्टाफ की सैलरी है वो आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। फिर आपको मेंशन किए हैं अगर ओवरहेड्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, अगर ओवरहेड्स हैं आपके 0.90 लाख, फिर इसमें आपके कुछ नॉर्मल कॉस्ट भी इंक्लूड है विच इज गिवन 0.3, वो आप माइनस कर लीजिए 0.30। तो उसमें ये आपके आगे अगर ओवरहेड्स डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। फिर आपको मेंशन किए हैं पेमेंट्स कर रहे हैं एक्सटर्नल एडवाइजर से रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ये भी आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। और प्लस आपको मेंशन किया एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट है ₹2 लाख की, जो हमें इंकर करनी है आफ्टर 8 ईयर से, तो इसको कंसीडर करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू पे। तो वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स। ये देखो आपको मेंशन किया है इसकी कॉस्ट है ₹2 लाख। PV फैक्टर आपको दिया है, डिस्काउंट रेट है 5% फॉर 8 ईयर्स, जिस फैक्टर की 0.68। तो उसमें जो आपने एक्सपेंस करने हैं रिस्टोरेशन का फ्यूचर में, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे जिसे 2 × 0.68 1.36। तो ये आपकी बन जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ PPE। तो लेट अस सी हाउ मच इट इज। सो नंबर 1.2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 जिसे 0.8 प्लस 10, so प्लस जिसे 0.6 प्लस 0.5, so प्लस 1.36। तो टोटल कॉस्ट की कमिंग ₹13.26 लैक्स। फिर आपको देखो इसमें कंपनी अप्रोच भी हमारी अप्लाई हो रही है, तो एक आपको ओवरहॉलिंग करनी है जिसकी प्राइसिंग कॉस्ट है आपकी 3 लैक्स। इट मीन्स ये जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन लाइन की, इट इंक्लूड्स ओवरहॉल कंपोनेंट, इट्स वैल्यू गिवन 3। तो बैलेंस आ जाएगी आपकी जो कॉस्ट है दैट इज ऑफ प्रोडक्शन लाइन, क्योंकि ये आपको प्राइसिंग पे मेंशन की है कॉस्ट है 3, सो दिस माइनस जिसे 10.26। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो अब देखते हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री आप कैसे करेंगे। तो इसकी देखो एंट्री बन जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नंबर 1 प्रोडक्शन लाइन, सेकंड जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंपोनेंट दे ओवरहॉल, 2 बैंक अकाउंट, और एक आपको शो करना है 2 प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स, डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट्स। तो बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन 10.26 लैक्स रुपीज़ आपके लैक्स में है, 3 लाख की जो ओवरहॉल कंपोनेंट। अब इसमें से आप देखो कितनी पेमेंट आपने की है कैश में, तो आपने एक जो प्रोविज़न बनाया है 1.36 वो इसमें से माइनस कर लीजिए, तो दिस विल बी माइनस 1.36, तो दिस इज कमिंग 11.90, और एक 1.36 आ जाएगा आपका प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स। तो ये आपकी करेक्ट एंट्री बन जाएगी। अब देखते हैं देखो अब इन्होंने MCQ पूछे हैं। नंबर 1 MCQ,
So first of all, they are asking which of the following items need to be capitalized in determining the cost of production line. अब नॉर्मल कॉस्ट ये कैपिटलाइज नहीं होगी. सेकंड है रिकवरेबल जीएसटी, ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा. फिर दिया है आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग 2 लाख से, तो 2 लाख कैपिटलाइज नहीं होगी. हमने डिसमेंटलिंग की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. तो इट मीन्स 1.36 आपका करेक्ट आंसर है. तो लेट अस सी एमसीक्यू नंबर 1. Which answer you correct? So in this case, option number D is you correct. Which is 1.36 जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी. Then you can see second MCQ they are asking compute cost of production line to be capitalized initially on 31st May. अब कितनी कॉस्ट आपने प्रोडक्शन लाइन की कैपिटलाइज करनी है एज PPE. So this will be MCQ number second. बाकी जो कॉस्ट ऑफ PPE, तो इसकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, टोटल कॉस्ट है आपकी 13.26 लाख. तो इसका देखिए आप कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. So next we have MCQ number 3. So in this case they are asking compute total amount to be charged to statement of P&L with respect to production line for the year ended 31st March and what will be balance of provision for dismantling costs. तो अब देखते हैं कि बाय का एंड ऑफ ईयर अब आपका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा. तो सबसे पहले जो आपने प्रोविजन बनाया है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मई से लेके मार्च तक. उसको करेंगे हम कैपिटलाइज. तो उसकी ऊपर एंट्री बन जाती है किसी जो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट्स. So how much interest we have to calculate from 31st May to 31st March on 1.36 डिस्काउंट रेट आपको देखो मेंशन किया है 5%. So this will be for 10 months into 10/12. तो ये आपको कैपिटलाइज करना है और ये प्रोविजन में ऐड हो जाएगा. जिसे 1.36 इंटू 5% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12. तो किसी के 0.0567 तो राउंड ऑफ करके आपका बन जाएगा 0.06. फिर आपको कैपिटलाइजेशन चार्ज करनी है. अब आपके दो कंपोनेंट्स हैं. प्रोडक्शन लाइन जो को इसकी जो लाइफ आपको दी है 8 ईयर्स है और जो ओवरऑल है इसकी लाइफ है आपकी 4 ईयर्स है. अब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए. तो डेप्रिसिएशन टू PPE जिससे जो प्रोडक्शन लाइन जो ओवरऑल है ये भी प्रोडक्शन लाइन का ही कंपोनेंट है, बस हमने उसका नाम चेंज कर लिया है ओवरऑल. और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं टू PPE प्रोडक्शन लाइन ओवरऑल कंपोनेंट. मेन है प्रोडक्शन लाइन ही मानी जाएगी. अब इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आपको 10.26. इसकी लाइफ है 8 ईयर्स. ये पूरे साल की आ जाएगी, पर इस साल में हम चार्ज करेंगे आफ्टर 31st मई अप टू 31st मार्च. इट मीन्स फॉर 10 मंथ्स इंटू 10/12. तो लेट अस सी हाउ मच इट इज 10.26 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 जिसे 1.06875. इसी तरीके से अब आपको जो ओवरऑल है इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. सो दिस विल बी अवर 3. उसकी लाइफ है आपकी 4 ईयर इंटू 10 मंथ्स. सो दिस वन इज 3/4.75. सो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 दिस इज 0.625. यू कैन सी बट टोटल डेप्रिसिएशन ये आपकी बन रही है 1.06875 एंड 0.625. तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं. तो 1.06875 तो टोटल ये 1.693 तो राउंड ऑफ कर लिया मैंने 1.70. तो आप देखिए टोटल P&L में आपका कितना एक्सपेंस जाएगा 0.06 एंड 1.70. तो इसकी एंट्री करके हैं अभी. तो नाउ व्हाट विल बी अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस. इसको आपने चार्ज करना है P&L में. तो P&L टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट भी आपकी कॉस्ट है एंड टू डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो यू कैन सी टोटल इंटरेस्ट आपने राउंड ऑफ किया है 0.06 और डेप्रिसिएशन आपकी राउंड ऑफ होकर बन रही है 1.70. सो टोटल अमाउंट आपका P&L में चार्ज हो जाएगा 1.76 लाख. सेकंड अब उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स. सो एज ऑन 31st मार्च मीन्स एट एंड ऑफ करंट ईयर. तो आप देखिए ओपनिंग प्रोविजन का आपका 1.36.
इसमें ऐड करके आपने 0.06 अपना इंटरेस्ट, तो उसकी जो टोटल वैल्यू है दैट विल बी अवर 1.42 lakhs. Now let us see, so which option is correct? You can see option number C is correct. So answer is option number C. वो भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था इंडिया 16, जो आपने देखा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो उसमें मेन यही है एमसीक्यू के लिए आपको पहले को अपनी जो इंग्लिश है उसकी आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम कवर करेंगे 1 by 1 थ्रू इंग्लिश, उसमें सभी तरह के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सीधा वो सेकंड देखो, अब आपको क्वेश्चन क्या है सिनेरियो में, क्योंकि गिवन गया कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 March 2003 FA Limited provided consultancy services to a customer regarding the installation of a new production system related to aircraft parts. अब कंपनी ने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की है। जब सिस्टम है कोई का कस्टमर कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स, सो द कस्टमर है टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, पर उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं और कस्टमर ने एक सूट फाइल कर दिया है फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट दैट हैज अराइजन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉब्लम से। कस्टमर हैज ए क्लेम द डैमेज टू द ट्यून ऑफ ₹1.60 lakhs. The legal department of FA Limited considers that there is a 25% chance the claim can be successfully defended. तो कंपनी ने एस्टिमेट किया कि 25% चांस है कि हमें क्लेम पे नहीं करना पड़ेगा, वी कैन डिफेंड आवर सेल्फ। तो इट मीन 75% चांस हो गया कि आपको क्लेम पे करना पड़ सकता है। द लीगल डिपार्टमेंट फर्दर स्टेटेड दैट दे आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट द कंपनी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस अगेंस्ट दी टाइप ऑफ लॉस, accounting fees and nothing needs to be provided for the claim as company suitably covered against any possible loss. वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, सो देयर इज नो नीड टू मेक एनी प्रोविजन। But now they are asking MCQ number 4, they are asking, so what accounting treatment should be done by FA Limited in its books for the year ending 31 March 2003 as customer has taken legal action against the company on the loss of profits that has arisen as a result of problems with the system. तो उसमें देखिए ये हमारा है प्रोविजन का केस है, इन केस 37 में कवर होता है। तो उसमें एक बेसिक रूल होता है, हमारी 3 कंडीशंस होती हैं एज पर इन केस 37 प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड। तो 3 कंडीशंस हैं आपकी। नंबर 1, सो इफ सो देयर इज अवर पॉसिबल आउटफ्लो, और वी कैन से कि देयर इज प्रेजेंट टू ऑब्लिगेशन, तो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है सो आउट ऑफ पास्ट इवेंट। तो इस केस में आपकी ऑब्लिगेशन राइज हो गई है कि आपको डैमेज का क्लेम पे करना पड़ेगा पास्ट इवेंट की जो आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। सेकंड, एंड इट इज प्रोबेबल, और ये आपका प्रोबेबल होना चाहिए टू बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो प्रोबेबल मीन्स क्या है कि आउटफ्लो का जो है उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स देयर शुड बी मोर देन 50% चांस, तो मोर देन 50% चांस होना चाहिए ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आउटफ्लो मीन्स कि कोई कंपनी को क्लेम पे करना पड़ेगा, उसका चांस मोर देन 50% होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको 75% चांस दिया है, क्योंकि हम जो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को उसका चांस है ओनली 25%। और थर्ड कंडीशन है आपकी अ रीजनेबल एस्टिमेट कैन बी मेड, रीजनेबल एस्टिमेट कैन बी मेड फॉर दिस आउटफ्लो, और वो भी आपको जो को मेंशन किया है रुपीज, तो जो आउटफ्लो होगा आपका जैसे 1.6 लाख, 1.6 लाख। तो मीन्स पास्ट इवेंट के बेस पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, प्रोबेबिलिटी भी मोर देन 50% है, रीजनेबल अमाउंट भी एस्टिमेट है। तो हेंस अवर आंसर शुड बी प्रोविजन विल बी क्रिएटेड। तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड इन करंट ईयर जो भी आपका चल रहा है, एंड दिस इज फॉर रुपीज 1.60 lakhs. You can see now which option is correct. So it is given that option number B is correct. So answer is option number B. Next we have a third question. FA Limited has an associate company Flylake Limited. Following are the information of Flylake Limited for the year ending 31 March 2003. तो आपको रुपीज लैक्स में दिए हैं। नेट इनकम आफ्टर टैक्स, डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, डिक्रीज इन वेजी पेएबल, टैक्स चार्ज फॉर द ईयर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। और इसके बेस पे एक MCQ है, वी हैव टू कैलकुलेट कंपनी से एसोसिएट टू फ्लाइनेक लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो
तो ये हमारा इंड AS 7 से रिलेटेड है कैश फ्लो, और आपका सिर्फ एक ही आइटम आपको कैलकुलेट करनी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो लेट अस स्टार्ट। सो हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज। रुपीज हैं आपके लैक्स में। तो फॉर दिस पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल नेट इनकम आफ्टर टैक्सेज आपको मेंशन की है। तो यू टेक दिस वन, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन टू अस, अमाउंट इज रुपीज 120 लैक्स। अब उसमें देखो आपको ऐड बैक करनी है जो भी आपकी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, लाइक नंबर 1 वी हैव डेप्रिसिएशन, देन वी हैव टैक्सेज, और फिर आपको सब्सट्रैक्ट करनी है जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, तो लेस इनकम भी आपको जो कोई मेंशन की है। तो दिस इज अवर प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, डेप्रिसिएशन इज गिवन, दिस इज 25, ये आप प्लस कीजिए। टैक्सेज आपको मेंशन किए हैं 15, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दिस इज 2, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो देन वी हैव टू ऐड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इट मीन्स डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, ये आपको ऐड करने हैं। तो डिक्रीज में देखिए करंट एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है, अकाउंट्स रिसीवेबल, नंबर 1 इज रिसीवेबल, सो दिस अमाउंट इज गिवन 20। देन यू कैन सी डिक्रीज इन वेजेज पेएबल, तो इंक्रीज नहीं है, फिर आपको लेस करना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इट मीन्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज में देखो आपको मिलेंगे नंबर 1 इन्वेंट्री में आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और एक आपको ये भी है इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, इट मीन जिस इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जिस इज अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल में आपका इंक्रीज है 7, देन इन्वेंट्री में आपका इंक्रीज है जैसे 10, इसको कीजिए माइनस, देन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जिसे गिवन वेजेज पेएबल, जिसे गिवन डिक्रीज जिसे जो 5, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो देन वी गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन CF2। अमाउंट्स हैं आपके रुपये लैक्स में, तो लेगेसी जिसे जो 40 एंड 160 प्लस 27 एंड माइनस 15, तो दिस इज कमिंग रुपीज 170 lakhs. So now you can see which option is correct. Answer is option number B is correct. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं MCQ बेस्ड ऑन केस सिनेरियो विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट इन AS, and this case scenario was selected from CARQP मई 2024। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।